हेलो एवरीवन। तो सॉल्यूशन में अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़े। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, कैसे होता है, वो हम समझे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना हमने समझ ले, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने समझ ली। इसके बाद जो है सॉल्यूशन में वो है हमारा राउट्स लॉ। लेकिन राउट्स लॉ पढ़ने से पहले हमें वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर हो कैसे होता क्या है कि जो भी वोलाटाइल लिक्विड है हमारा, जो भी वोलाटाइल लिक्विड है हमारा, उसका सरफेस लिक्विड है, मतलब सरफेस में उसका लिक्विड पार्टिकल होगा। तो क्या होता है, वोलाटाइल है, मतलब वो सरफेस से जो लिक्विड पार्टिकल है, सरफेस में जो लिक्विड पार्टिकल है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। हमने क्या कर दिया, जो कोई वोलाटाइल लिक्विड है उसे हमने एक क्लोज कंटेनर में ले लिया। उसे हमने एक क्लोज कंटेनर में ले लिया। ऐसा है, क्लोज कंटेनर में ले लिया। इसमें है हमारा लिक्विड, इसमें है हमारा लिक्विड, इसमें है हमारा लिक्विड। तो क्या होगा, क्योंकि वोलाटाइल है तो इसका वेपराइजेशन होगा। क्योंकि वोलेटाइल है, इसका वेपराइजेशन होगा, मतलब लिक्विड से वेपर बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है और वो वेपर कंटेनर से बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि हमने क्लोज कंटेनर ले लिए, तो वेपर फिर से कंडेंस होगा, मतलब वेपर एक दूसरे से जुड़ के फिर से लिक्विड बनना शुरू होगा। ऐसा तो होगा ना, कि वेपर फिर से एक दूसरे से जुड़ के लिक्विड बनना शुरू हुआ, लिक्विड बनना शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है कि हमारा जो लिक्विड था, हमारा जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से जो वेपर था वो जुड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसे कहते हैं वेपराइजेशन। और वेपर से लिक्विड को बोल रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक। अब कुछ देर बाद ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब क्या हुआ है कि जो प्रोसेस है, जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। वेपराइजेशन प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जितना स्पीड में वेपराइजेशन हो रहा है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, जितना स्पीड में वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही स्पीड में कंडेंसेशन भी हो रहा है, उतना ही स्पीड में कंडेंसेशन भी हो रहा है। जितने स्पीड में वेपराइजेशन हो रहा है उतना स्पीड में कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है। जब ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाए, तब क्लोज कंटेनर के अंदर जो वेपर पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे, और सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करे उसे हम कह देंगे वेपर प्रेशर। तो क्या हुआ कि एक लिक्विड है जो वोलाटाइल है, उसको हमने एक क्लोज कंटेनर में लिया, क्लोज कंटेनर में लिया, तो वो वेपराइज हो रहा है। कुछ देर बाद जिसका वेपराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम में जो वेपर पार्टिकल्स है वो कंटेनर के वॉल्स पे और लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसे हम कह देंगे वेपर प्रेशर। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि द प्रेशर exerted by the vapor at the wall of the container and the surface of the liquid at liquid vapor equilibrium in a closed container.
एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें एक वोलेटाइल लिक्विड लिया गया और वेपराइज हो रहा है, कुछ देर बाद उसका वेपराइजेशन का प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आएगा। उस इक्विलिब्रियम के हालत में जो वेपर है वो कंटेनर के वॉल्स में और लिक्विड के सरफेस में जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसे ही हम कह देंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर है वेपर प्रेशर? अब जो वेपर प्रेशर है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है वो फैक्टर्स, क्या है जो वेपर प्रेशर है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो है कि नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर मतलब क्या है कि वेपर का प्रेशर, वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, अगर वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ? अब वेपर बनना है मतलब लिक्विड फेज से उसको गैसियस फेज में जाना है। अब लिक्विड फेज में पार्टिकल पास पास रहता है, लिक्विड फेज में पार्टिकल पास पास रहता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है। अब वेपर में जाना है, गैस में जाना है, मतलब पार्टिकल्स को दूर जाना है। जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसको घटना है, तभी वो दूर जा पाएगा। लिक्विड में पार्टिकल पास पास था, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, वो अगर डिक्रीज होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स अगर डिक्रीज होगा तभी पार्टिकल दूर जा पाएगा, तभी गैसियस फेज आ पाएगा उसमें। तो जिस लिक्विड में पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है उसका वेपोराइजेशन कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तोड़ के उसे जाना पड़ रहा है। वो अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा तभी वो गैसियस फेज में जाएगा। तो जिस लिक्विड में पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है उसका वेपोरेशन कम होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। हम कह सकते हैं कि जितना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है वो पार्टिकल्स को ज्यादा खींच के रखेगा। वेपर होना है मतलब कि पार्टिकल को एक दूसरे छूट के दूर जाना है, उसका दोनों के अंदर अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों के बीच, दोनों को टूटना, दोनों को अलग होना मुश्किल है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि दूर नहीं जा रहा तो वेपर नहीं बन रहा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एसीटोन का, एसीटोन का एसीटोन कैसे होता है? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ऐसे एसीटोन का एक पार्टिकल है, ऐसे इसके आसपास और भी एसीटोन का पार्टिकल रहेगा। लेकिन इसके साथ हम बात करें इथानॉल का। इथानॉल कैसे होता है कि C2H5 OH, उसके बाद और एक इथानॉल पार्टिकल इसके साथ रहेगा कि HO C2H5, और एक इथानॉल पार्टिकल HO C2H5, ऐसे रहेगा। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, उसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा मतलब एसीटोन मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो एसीटोन मॉलिक्यूल इजीली दूर जा सकता है, एसीटोन का पार्टिकल्स इजीली दूर जा सकता है, तो इजीली वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा सकता है, तो एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन इथानॉल के केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स है, इथानॉल का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब उसे अगर दूर जाना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टूटना पड़ेगा, जो ये आसान नहीं होगा, जो एसीटोन जैसे आसान नहीं होगा। एसीटोन के लिए दूर जाना आसान था, इथानॉल के लिए दूर जाना इतना आसान नहीं हो रहा। तो क्या होगा, इथानॉल वेपर भी कम कम बनाएगा। अगर इथानॉल वेपर कम बना रहा है तो इथानॉल का वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर of ethanol is less than vapor pressure of acetone। ठीक है, vapor pressure of ethanol is less than vapor pressure of acetone।
अब आ, दूसरा जो फैक्टर अब दूसरा जो फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है वो है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर? वो है हमारा टेम्परेचर। एक बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। कहीं भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब वहां पे जो पार्टिकल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है। पार्टिकल्स शांत था, ऐसे बैठा था, उसको हमने हीट देना शुरू कर, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, तो भागने लगा इधर उधर इधर उधर। भागने लगा क्या मतलब? दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब वेपर बनना इजी है, क्योंकि वेपर में तो उससे दूर ही जाना है। लिक्विड में पास पास था, वेपर में उससे दूर ही जाना है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो कॉलिशन इंक्रीज होगा, वेपर इंक्रीज होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? कॉलिशन इंक्रीज हो रहा है। कॉलिशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो मतलब इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, अगर ज्यादा भागेगा तो पार्टिकल्स में बीच में कॉलिशन होगा, कॉलिशन होगा, कॉलिशन इंक्रीज करे, कॉलिशन इंक्रीज करे मतलब वेपर इंक्रीज करे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। अब कैसे इंक्रीज करता है? रिलेशन क्या है, कैसे रेट में इंक्रीज करता है? वो डिफाइन करता है क्लॉसियस कैपरॉन इक्वेशन। वो डिफाइन करता है क्लॉसियस कैपरॉन इक्वेशन। तो क्या होगा? क्लॉसियस कैपरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस कैपरॉन ने एक इक्वेशन दिया जिससे हम जो चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो डिराइव कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या था कि एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू माइनस डेल एच वेपराइजेशन बाय आर वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन। ये था क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की टेम्परेचर के साथ साथ वेपरेचर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे P2 क्या है? P2 है हमारा फाइनल वेपर प्रेशर, टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर। P1 क्या है? इनिशियल जितना वेपर प्रेशर था वो। T1 है हमारा इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर। और डेल एच क्या है? डेल एच वेपराइजेशन, डेल एच यहाँ पे क्या है? डेल एच वेपराइजेशन। आर तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ का ग्राफ निकाल सकते हैं। इसका हम ग्राफ निकाल सकते हैं कि अगर हम मान ले कि ये हमारा टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर साइड एक्सिस है, ये हमारा वेपर प्रेशर वाला एक्सिस है। अगर हम मान ले ये हमारा पहला टेम्परेचर था T1 और यहाँ पे हमारा प्रेशर था P1। हमारा पहला टेम्परेचर था T1, यहाँ पे प्रेशर था P1। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगा, इंक्रीज करने लगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम कहें कि ये हमारा फाइनल टेम्परेचर, यहाँ तक हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना हो जाएगा? वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? ये वाला P2। तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज कर, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या कर सकते? इक्वेशन से ही कह सकते हैं कि इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 T1 से ज्यादा है, मतलब 1/T2 वो छोटा होगा, 1/T1 बड़ा होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो ln P2/P1 जो है, ln P2/P1 जो है पॉजिटिव आ गया। ln P2/P1 पॉजिटिव आ गया, मतलब ln P2/P1 को पॉजिटिव आने के लिए P2 को
P1 से ज्यादा होना है। ठीक है, मतलब अब टेम्परेचर जब हमारा ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर जब हमारा ज्यादा है, तब फाइनल वेपर प्रेशर भी हमारा ज्यादा है। कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज कर रहा है, उतना वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं। इक्वेशन को हम अगर हम ग्राफ में पहले तो भी आ रहा है, और इक्वेशन में T2 का वैल्यू को हम अगर बैठा के भी देखें तो भी आ रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा क्लैसियस-कैप्रोन इक्वेशन कि कैसे इंक्रीज करेगा, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। उसके अंदर पहला तो ये है कि अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड का क्वांटिटी या अमाउंट कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेपर प्रेशर उसका सेम ही होगा, सेम लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम ही होगा। दूसरा है कि साइज एंड द शेप ऑफ द वेसल, वेसल के साइज या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर। तो क्या देखा हमने कि वेपर प्रेशर वो है कि एक लिक्विड लिया हमने क्लोज कंटेनर में, वहां पे लिक्विड वेपराइज वेपराइज हो रहा है और कॉन्डेंस भी वो वेपर कॉन्डेंस भी हो रहा है। तो एक टाइम बाद वो इक्विलिब्रियम में आएगा, जब इक्विलिब्रियम में आएगा उस वक्त वेपर वो कंटेनर के वॉल्स पे और लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसे ही हम कह देंगे वेपर प्रेशर, जो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर नेचर ऑफ लिक्विड, हम कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना इंक्रीज होगा उतना उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना इंक्रीज होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और दूसरा है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज करता है, कॉलिशन भी इंक्रीज करता है, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है वो दिया था क्लॉसियस-कैप्रोन इक्वेशन। ठीक है, यही था हमारा वेपर प्रेशर। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि a closed vessel filled with volatile liquid of 10 liter have a vapor pressure P. What will be the vapor pressure when the amount of liquid is 4.5 liter? क्या कहिए, लिक्विड के अमाउंट को चेंज कर देगा। तो क्या है, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे, तो चेंज किया जाए, इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, कुछ भी किया जाए, उसका वेपर प्रेशर अगर पी था तो पी ही रहेगा। उसका वेपर प्रेशर अगर पी था तो पी ही रहेगा। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर रिलेटेड राउल्ट्स लॉ। तो क्या है, राउल्ट्स ने क्या कहा था, उससे पहले हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि एक हमारा कंटेनर है और ये हमारा दूसरा एक कंटेनर। ठीक है, इन दोनों में ही दो वोलाटाइल लिक्विड है, इन दोनों में ही दो वोलाटाइल लिक्विड है। दोनों में ही दो वोलाटाइल लिक्विड है, जिसे हम कह रहे हैं ए, इस लिक्विड का कह रहे हैं हम बी, जिसे हम कह रहे हैं ए और इसे कह रहे हैं बी। अगर वोलाटाइल लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर भी कुछ रहे, दोनों अलग लिक्विड है, दोनों को अलग अलग वेपर प्रेशर है। तो हमने मान लिया कि इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट इज पी ए नॉट, और यहां पे मान ले कि वेपर प्रेशर ऑफ बी दैट इज पीवी नॉट। ठीक है, अब क्या किया हमने हमने और एक क्लोज कंटेनर लिया, हमने और एक क्लोज कंटेनर लिया और उसमें दोनों को मिक्स कर दी, उसमें दोनों को मिक्स कर दी, दोनों को ऐसे मिक्स कर दी, ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या है, जब प्योर लिक्विड था, जब प्योर ए था, तब क्या है, यहाँ पे सिर्फ ए था, इसका सरफेस में सिर्फ ए था, इसका सरफेस में सिर्फ ए था, ऐसे ए था, ए था, ए था। जब प्योर लिक्विड था तो ऊपर सिर्फ ए था,
तो ए का पार्टिकल था, तो सिर्फ ए ही वेपराइज हो रहा था, तो ए के लिए ही सिर्फ वेपर प्रेशर आ रहा था। और जब प्योर बी था तो उसके ऊपर सिर्फ बी था, इसके ऊपर भी सिर्फ बी था, इसके ऊपर भी सिर्फ बी था। तो जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो सिर्फ प्योर बी के लिए आ रहा था। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिए, तो ऊपर ए भी है, अब बी भी है। ऊपर कहीं कहीं तो ए है, कहीं कहीं बी है। कहीं कहीं प्योर जब था ऊपर सिर्फ ए था, प्योर बी जब था ऊपर सिर्फ प्योर बी था। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिए, तो कहीं कहीं ये है, कहीं कहीं बी है, कहीं कहीं ये है, कहीं कहीं बी है। तो अब जो मिक्सिंग का वेपर प्रेशर आएगा, अब जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर आएगा, वो दोनों का ऊपर डिपेंड करेगा। अब दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सॉल्यूशन में ए कितना है, बी कितने का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ए ज्यादा होगा उसका फाइनल जो मिक्सचर है उसमें उसका वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा है, जिसका अमाउंट उस मिक्सचर में ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। तो राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, और द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है कि ये जो टोटल सॉल्यूशन बना, इसका हमने वेपर प्रेशर अगर पीएस लिया, तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन ए पार्टिकल्स का है, कुछ कंट्रीब्यूशन ए पार्टिकल्स का है, उस कंट्रीब्यूशन को हमने ले लिए पीए, और कुछ कंट्रीब्यूशन बी पार्टिकल्स का है, कुछ कंट्रीब्यूशन बी पार्टिकल्स का है, उसको हमने ले पीबी। तो ये जो पार्टिकल्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इसे ही हम कह रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। जो टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर है उसमें हर एक पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन, उसे हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। राउल्स ने क्या किया, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in liquid। ए बी दोनों प्योर था, दोनों का एक वेपर प्रेशर था, अब दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें ए का कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, बी का कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों का जो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है उनको कह रहे हैं दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर। और राउल्स ने क्या कहा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसका मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स, पीए जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पीए जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, और पीबी जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हम कह सकते हैं। राउल्स ने यही तो कहा था। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाए तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, प्रोपोर्शनलिटी हटाए और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाए तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या था, फाइनल इक्वेशन क्या था कि पी एस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो इन दोनों का वैल्यू बैठा देते हैं पी नॉट ए, दोनों का वैल्यू बैठा देते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारा राउल्ट्स का इक्वेशन, ये हमारा राउल्ट्स का इक्वेशन। ठीक है, ये दो लिक्विड था, दो प्योर लिक्विड था, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर एक था, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर एक था। अब दोनों को मिक्स किए तो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा, किसका अमाउंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राउल्ट्स ने क्या कहा कि जो वेपर प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मतलब मिक्सचर का वेपर प्रेशर में एक एक कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन है,
कंट्रीब्यूशन उसका मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से कैलकुलेट करके हम राउट्स का लॉ निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होता है राउट्स लॉ। और द सॉल्यूशंस, ऐसा कहा जाता है कि द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलोज राउट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ये लॉ जो जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा, ये तो हमारा राउट्स लॉ है, ये लॉ जो जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा वो हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये है राउट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 900 torr, the partial vapor pressure of benzene in the ideal solution। ये आइडियल सॉल्यूशन कहा गया, मतलब राउट्स लॉ फॉलो करेगा। राउट्स लॉ हमारा क्या था कि पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी ए पी ए पी ए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। हमें यही पूछा गया है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन द आइडियल सॉल्यूशन। तो राउट्स लॉ फॉलो करेगा। हमें गिवन है क्या? वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब पी नॉट ए इक्वल टू 900 टॉर और एक्स ए 2/3 हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे बैठा देंगे कि P और बेंजीन, बेंजीन का पूछा गया है, तो 900 इंटू 2/3 तो 600 टॉर। ठीक है, राउल्स लॉ था कि कोई भी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसे हम इक्वेट करेंगे तो पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स। पी नॉट है प्योर का वेपर प्रेशर, पी नॉट है प्योर का वेपर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स और सॉल्यूशन में तो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को हमने मिक्स किया, तो उसका एक मोल फ्रैक्शन, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन है। अब वो वेपर हो रहा है, वो वेपर बन रहा है, अब वो वेपर बन रहा है, लेकिन दोनों का रेट सेम होगा उसका कोई मतलब है नहीं। अगर वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो वेपर फेज में भी दोनों का एक मिक्सचर बन रहा है। वेपर फेज में भी कुछ ए का पार्टिकल्स है, कुछ बी का पार्टिकल्स है, मतलब वहां पे भी एक मिक्सचर है, वहां पे भी दोनों का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो उसे भी हम मोल फ्रैक्शन डिपेंड करते हैं, उसे भी हम मोल फ्रैक्शन डिपेंड करते हैं। तो हम लिक्विड फेज में ए बी का मोल फ्रैक्शन क्या कर रहे थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, एक्स ए एंड एक्स बी। लिक्विड फेज में हम ये कह रहे थे। अब क्या हुआ कि दोनों वेपराइज हो रहा है, तो वेपर में ए का भी पार्टिकल है, बी का भी पार्टिकल है, तो दोनों का एक मिक्सचर बना। वेपर में भी दोनों का एक मिक्सचर बना, तो वेपर में भी दोनों का कुछ मोल फ्रैक्शन हो, वेपर में भी दोनों का एक मोल फ्रैक्शन होगा। तो हम कह देते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज टू वाई ए एंड वाई बी। इसको का या एक्स से डिनोट किया जाता था, तो इसको वाई से डिनोट किया जाता है, इसको वाई से डिनोट किया जाता है। अब क्या कहा गया कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और कैसे पार्शियल प्रेशर को हम तोड़ के लिख सकते हैं कि पी नॉट ए एक्स ए बाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही y का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज पार्शियल प्रेशर ऑफ b, b का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज पार्शियल प्रेशर ऑफ b बाई टोटल प्रेशर, दैट इज p नॉट b एक्स बी बाई पी एस। ठीक है,
कि सॉल्यूशन जो बना, जो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें दोनों को मिक्स किया तो दोनों का कुछ मोल फ्रैक्शन। अब दोनों अगर वेपराइज हो रहा है तो वेपर में भी ये भी है, वेपर में भी वो दो पार्टिकल्स है, तो दो वेपर में भी उस दो पार्टिकल का कुछ मोल फ्रैक्शन रहेगा, वेपर में भी उस दो पार्टिकल का कुछ मोल फ्रैक्शन रहेगा। तो उसे हम कैसे डिराइव करें? तो कहा क्या गया, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे हम निकालते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था जेई 2021 में। क्या कहा गया कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी मतलब प्योर वेपर प्रेशर की बात हो रहा है, तो पी नॉट ए कहा गया कि 90 mmHg, 90 mmHg, और पी नॉट बी कहा गया 15 mmHg respectively. If A and B are mixed such that A अब B को मिक्स किया गया, the mole fraction of A in the mixture is 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A दिया गया 0.6। हमें क्या पता है कि x से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो अगर x मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने का जाए, एक का दिया गया दूसरे का निकालने का जाए, तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस x से, x क्या वैल्यू है 1 माइनस 0.6, दैट विल बी 0.4। तो हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, दोनों का पार्शियल प्रेशर पता है। पूछा क्या गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज, तो बी का मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो हमें निकालना है वाई बी, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय सॉल्यूशन का प्रेशर। तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमें पहले निकालना है। सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकलता है, राउल का लॉ क्या था, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए कितना है 90 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए 0.6, पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी है हमारा 15, एक्स बी कितना है 0.4। तो ये आ जाता है कि 9 6 54 एंड 6 दैट विल बी 60। इसका वैल्यू बैठा देते, पीवी कितना है, पीवी कितना है, पीवी तो यही है ना, पीवी यही है ना, पीवी पीवी के मतलब ही तो पी नॉट बी एक्स बी है, तो यही है पीवी मतलब 6, मतलब 6 बाई 60 दैट विल बी 0.1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 टू पावर -1, 1 इंटू 10 टू पावर -1, तो फिर x इंटू 10 टू पावर -10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1। नीट के लिए ऐसा नहीं है, नीट के लिए ऑप्शन दिया रहेगा तो हमें सिलेक्ट करना है उस ऑप्शन से, 1 इंटू 10 टू पावर -1 भी दिया जा सकता है, वो 0.1 भी दे सकते हैं, उसे हमें देख के समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल तो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कहा गया कि दोनों तो वोलाटाइल लिक्विड है, लेकिन एक का जो वोलाटिलिटी है वो ज्यादा है, एक ज्यादा वेपर बना रहा है, मतलब एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है, एक ज्यादा वोलाटाइल है मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अगर ए इज मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्योर ए का वेपर प्रेशर है, जो प्योर ए का वेपर प्रेशर है वो प्योर बी से ज्यादा है, क्योंकि वो मोर वोलाटाइल है। अब दोनों को मिक्स किया गया, और राउल्ट्स का लॉ क्या था, राउल्ट्स का लॉ था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और हमें क्या पता था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स नहीं, ये काय है, एक्स कह देते हैं, एक्स कह देते हैं हम। तो जो मोल फ्रैक्शन है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे पहले तो एक्स ए का वैल्यू बैठा देंगे, अगर एक्स से निकालना चाहिए तो 1 माइनस एक्स बी होगा, तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, सॉरी इज इक्वल टू प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से एक तो पी नॉट ए आएगा, एक तो पी नॉट ए आएगा, और एक प्लस एक्स बी हम कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, अब क्या है, अब हमें पता है कि ए मोर वोलाटाइल है तो पी नॉट ए ज्यादा है,
पी नॉट ए ज्यादा है, पी नॉट बी कम है। तो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे पी नॉट ए ज्यादा है, मतलब ए वाला वैल्यू पूरा नेगेटिव आ जाएगा, ए वाला वैल्यू पूरा नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला वैल्यू पूरा नेगेटिव आ जाएगा। जो टोटल जो वेपर प्रेशर है, जो टोटल वेपर प्रेशर है, वो पी नॉट ए से कुछ माइनस करने पे आ रहा है, पी नॉट ए से कुछ माइनस करने पे आ रहा है। मतलब क्या है, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो एक कॉन्स्टेंट हो गया। और एक करते हैं हम कि पी नॉट पी पी एस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे हम अब इस बार, पहले बार हमने एक्स ए का वैल्यू बैठा था, इस बार एक्स बी का वैल्यू बैठाएंगे। अगर एक्स बी निकालना चाहिए तो 1 - एक्स होगा, वही बैठा देंगे कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 - एक्स। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेके लिखना चाहे तो पी नॉट बी, एक पी नॉट बी यहाँ से आ जाएगा, और एक एक्स ए को अगर हम कॉमन ले तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये आ जाएगा पी एस का वैल्यू। अब क्या है, अब है कि पी नॉट बी हमारा छोटा है, पी नॉट बी हमारा छोटा है और पी नॉट ए ज्यादा है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो पूरा पॉजिटिव आएगा। मतलब पी नॉट बी के साथ कुछ ऐड होके, मतलब पी नॉट बी के साथ कुछ ऐड होके पी एस का वैल्यू आ रहा है। अगर पी नॉट बी के साथ कुछ ऐड होके पी एस का वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या है, पी एस का वैल्यू ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये हम कह सकते हैं कि पी एस का वैल्यू इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। ठीक है, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, उसको हम इधर उधर बैठा के चेंज करके, एक्सचेंज करके देख लिए, फिर एक ज्यादा वोलाटाइल है तो उसके हिसाब से क्या कैसा होगा, मतलब प्योर का वेपर प्रेशर के साथ मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या कैसा होगा वो हमने देखी। ठीक है, ठीक है, नहीं सकते, नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है कि अगर अगर आ, अगर कहा जाए कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जाने के लिए जितना लिक्विड को वेपराइजेशन होना था, उसका आधा लिक्विड का वेपराइजेशन हुआ। कि इक्विलिब्रियम में जाके जो वेपर प्रेशर बनेगा वही तो हम जो वेपर प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर बनेगा उसे ही हम वेपर प्रेशर कह रहे थे। अब क्या कहा गया कि नहीं, पूरा जितना इक्विलिब्रियम होने के लिए लिक्विड को वेपराइजेशन होना है, उतना लिक्विड वेपराइजेशन नहीं हुआ, उसका आधा हो गया। तो फिर क्या होगा, तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा, तो फिर प्रेशर क्या होगा। तो कहा क्या गया, तो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ आर पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। ठीक है, इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये याद रख कि जितना लिक्विड वेपराइजेशन होना था उसका आधा हुआ, जितना लिक्विड वेपराइजेशन होना था उसका आधा हुआ, तो प्रेशर कितना हुआ, तो मिक्सचर जो है उसका प्रेशर कितना होगा, वो पी नॉट ए पी नॉट बी। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि टू लिक्विड ए एंड बी आर मिक्सड, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर 800 एंड 200। 800 क्या है, पी नॉट ए प्योर का वेपर प्रेशर, और यह है पी नॉट बी रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेपर प्रेशर व्हेन हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज वेपराइज्ड, हाफ सॉल्यूशन वेपर हो गया, मतलब वही इक्वेशन लगाना है कि पी एस इक्वल टू रूट ऑफ आर पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी, बैठा दे 800 इंटू 200 रूट अंडर 8 2 16 0 0 0 0, तो क्या जाएगा 400। ठीक है, कुछ यूनिट यूनिट रहेगा वो देख लेना कि ऐसा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि जितना लिक्विड को वेपराइजेशन हुआ था उसका आधा हुआ, तो प्रेशर कितना बना, तो प्रेशर जो बना वो होता है रूट अंडर प्योर ए का वेपर प्रेशर इंटू प्योर बी का वेपर प्रेशर, बस
उतना, इतना ही याद रखना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ग्राफ ऑफ राउट, राउट लो का ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ करते हैं पहले। हमने क्या लिया, हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करने से पहले ही हमने मान लिया कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। अगर ए बी से मोर वोलाटाइल है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। वोलाटाइल ज्यादा है मतलब वेपर पे ज्यादा बन रहा है, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ में आते हैं, अब ग्राफ में आते हैं। हमने क्या कहा कि ये जो पॉइंट, ये पॉइंट है जहां पे प्योर ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, दैट इज हाईएस्ट। एक ही तो हो सकता है, दोनों का टोटल एक हो सकता है, तो ए 1 इज हाईएस्ट और मोल फ्रैक्शन बी इज 0, मतलब यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब इस पॉइंट में ए प्योर है, तो यहाँ इसका जो प्रेशर दिखाएगा वो प्योर ए का वेपर प्रेशर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, जितना इस तरफ जा रहे हैं हम, जितना इस तरफ जा रहे हैं हम, उतना हम बी को मिक्स कर रहे हैं, उतना हम बी को मिक्स कर रहे हैं, तो बी धीरे धीरे इंक्रीज होते 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 इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि इस तरफ जो पॉइंट है यहाँ पे प्योर बी बन गया, यहाँ पे प्योर बी बन गया, तो एक्स बी 1 हो जाएगा, एक्स से 0 हो जाएगा। तो और यहाँ का जो प्रेशर है वो हम कह सकते हैं कि प्योर बी का प्रेशर। हमने पहले ही कह दिए थे कि ए मेरा मोर वोलेटाइल है, मतलब ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पी का वेपर प्रेशर कम हो, पी का प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो, पी नॉट बी, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बी का एकदम 0 था क्योंकि बी कुछ भी नहीं था, तो धीरे धीरे बी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते 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 यहाँ पे उसका प्योर का पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एकदम नहीं था, ए 0 था, तो ए का कोई वेपर प्रेशर नहीं था, धीरे धीरे ए इंक्रीज हुआ, तो होते 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 उसका प्योर तक पहुंच गया, ठीक। तो ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है, ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है कि पीए पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है, ये पोर्शन तो सॉल्यूशन, ये सब तो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ पीए, सॉरी ये बी का लाइन है, तो ये पीबी डिनोट करेगा, पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी एक्स बी। और ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है, ये लाइन डिनोट कर रहा है पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज पी नॉट ए एक्स, ठीक है। अब दोनों जब सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे, सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे कि पहले सॉल्यूशन में जब प्योर ए था तब उसका प्रेशर ये था उसका प्रेशर, फिर धीरे धीरे हमने बी मिक्स किया तो बी का प्रेशर कम है, बी का प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा, ए सरफेस में ए का अमाउंट घट रहा है और बी का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करते डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो उसका लाइन कैसा होगा, उसका लाइन ऐसा होगा कि इन दोनों को अगर ऐड कर दे, ये जगह उसका लाइन, तो ये क्या है, ये क्या डिनोट करे और ये लाइन क्या डिनोट करे, ये लाइन डिनोट कर रहा है सॉल्यूशन का प्रेशर, जिसे हम भी कहते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, ठीक है, समझ में। देख, ये हमारा प्योर ए था, ये हमारा प्योर ए था, जो इस पॉइंट में जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर ए का वेपर प्रेशर, ये हमारा प्योर बी था, इस पॉइंट में जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर बी का वेपर प्रेशर होगा, और बीच में था मिक्सचर, बीच में था मिक्सचर, तो मिक्सचर ये बीच में जितना है वो मिक्सचर है, तो ये जो लाइन जो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, ये जो लाइन है ये बी के लिए लाइन है, तो ये पार्शियल मिक्सचर में बी का कितना कंट्रीब्यूशन है, मिक्सचर के वेपर में बी का कंट्रीब्यूशन है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये जो लाइन है तो ये के लिए, मतलब मिक्सचर में, मिक्सचर के वेपर में ए का कितना कंट्रीब्यूशन उसके लिए ये लाइन है, और दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमारा है कि सॉल्यूशन का कितना वेपर है,
सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर है। तो ए और बी दोनों को मिक्स किए, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा था, मतलब सॉल्यूशन में जब ए ज्यादा था तब वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब इधर इधर आते आते सॉल्यूशन में बी ज्यादा होने लगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि बी ज्यादा हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट इसी को ही हम थोड़ा इस थोड़ा और देखते हैं, इसे थोड़ा और देखते हैं। हाँ, फिर से आ गए। तो यहाँ पे इतना कुछ ये नहीं रखेंगे, कुछ डिलीट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे। तो हमने माना कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये किस लिए हो रहा है, ये डिस्टेंस किस लिए हो रहा है, ये अगर हम कहें कि इस पॉइंट ऑफ मिक्सचर में, इस पॉइंट ऑफ मिक्सचर में ये जो डिस्टेंस है ये किस लिए आ रहा है, ये आ रहा है ए का पार्शियल प्रेशर के लिए। ए का पार्शियल प्रेशर है, इसके हम नाम देते, इस पॉइंट को हम नाम देते पी, इसके हम नाम देते हैं क्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट में ही ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट में ही ये जो डिस्टेंस है इसे हम नाम देते हैं आर एंड टी। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं आर एंड टी। तो राउल्स के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स, total pressure of the mixture is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. Total pressure of the mixture is equal to partial pressure of A partial pressure of B. तो इसे हम नाम देते हैं U एंड V। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने मान लिया, सेम पॉइंट में हमने मान लिया यहाँ पे सेम पॉइंट दिखाते हैं, हम यहाँ पे सेम पॉइंट ले, हम कह रहे हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में ये क्या है, ये है हमारा ए के पार्शियल प्रेशर, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हमारा बी का पार्शियल प्रेशर, ये हमारा बी का पार्शियल प्रेशर। इस तो हम क्या कह सकते हैं कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी क्यू प्लस पी आर। ये हम कह सकते हैं कि ए का पार्शियल प्रेशर, इस पॉइंट में ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी क्यू, और इस पॉइंट में बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी आर। तो उसे हम ऐड कर देंगे तो हमें पीएस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ऐड कर देंगे तो हमें पीएस मिल जाएगा। पीएस मिल जाएगा। अब बात ऐसा है कि एक ग्राफ देख के हम कैसे समझेगा कि पीएस अगर इसे पीटी कहे, पीटी, पीटी इज इक्वल टू पी आर प्लस आर टी, ये हम कह सकते हैं। और पीटी क्या है, पीटी है सॉल्यूशन का प्रेशर, तो पीएस इक्वल टू पी आर प्लस आर टी। और इस दोनों को अगर इक्वल करें हम तो क्या कह सकते हैं कि पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर टी। तो पी आर कट जाएगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर टी। तो ये जो डिस्टेंस पी क्यू जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस का बराबर है। ठीक है, राउल्स ने क्या कहा था कि सॉल्यूशन जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर का, दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम के बराबर है। तो उसे हम सम कर दिया, हम ग्राफ से जो मिल रहा था हमें उसको ऐड कर दिए। ग्राफ से हमें क्या मिल रहा था, ग्राफ से हमें मिल रहा था कि इतना जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है वो ए का पार्शियल प्रेशर है, और इतना जो डिस्टेंस है वो बी का पार्शियल प्रेशर, तो दोनों को ऐड करके हमें मिल गया। और ग्राफ से ए भी हम देख पा रहे थे, ए भी हम देख पा रहे थे कि पीटी जो डिस्टेंस है वो पी आर
और आर टी के बराबर, आर टी के समेशन के बराबर, पी और आर टी के टोटल डिस्टेंस पीटी के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करके हमें क्या मिल गया, पी क्यू इक्वल टू आर टी। ठीक है, ठीक है, यही था राउल्ट्स लॉ। वेबर हमने देखा आज पहले, फिर राउल्ट्स लॉ देखा, और राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर देखा। ठीक है, ओके, बाय।